Hello everyone, welcome to Expert Smart Class again and this is your CDP educator Kajol Sinha here. तो my dear students, हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन विच वी हैव स्टडीड कि क्या क्या प्रिंसिपल्स है NEP के एंड उसमें कितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यानी कि हमने देखा था कि असेसमेंट कैसा होना चाहिए, क्या प्रोसेस होने चाहिए, कौन से टूल्स यूज होने चाहिए, प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो स्टिल तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस गिवन है, वहां पर आप क्लियरली उनको देख के नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट टू ऑफ एनईपी। सो पार्ट 2 ऑफ एनईपी यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि और क्या क्या फैक्चुअल चीजें और कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो इनके प्रिंसिपल्स हमसे कहते हैं। तो एनईपी कहता है द सेकंड इज राज्य विशेष रूप से, यानी कि स्टेट क्या करेगा, इंडिया के अलग अलग जितने भी, मतलब देखो अगर बात करें तो डाइवर्सिटी बहुत है, क्लियर। अब इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्स लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, कास्ट है, काफी सारी चीजें अलग अलग आपको मिलेगी इंडिया में। अब अगर हमने एजुकेशन यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम सही करना है तो इन्होंने एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि विच फॉर्मूला इज गिवन बाय एनईपी, ठीक है, इन इट्स पॉलिसी। तो इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है। अब 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला ये है, सपोज आप केरला में हैं एंड केरला में आपको क्या है, टीचिंग करनी है। ठीक है, तो केरला में जो स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, आप कुछ भी पढ़ाएं, वहां के स्टूडेंट, उनकी जो मदर टंग होगी वो क्या होगी, जो भी केरला की मदर टंग होती होगी। ठीक है, लाइक तमिलनाडु की अलग अलग, मतलब साउथ में तो आपको फर्स्ट जो मदर टंग मिलेगी इनकी रीजनल लैंग्वेजेस होगी। तमिलनाडु की, अब देखिए कन्नड़ हो गई, तमिलनाडु की तमिल, तो ये लैंग्वेज जो है इनकी रीजनल लैंग्वेज है, इनकी क्षेत्रीय भाषा है, तो ये इनकी मदर टंग हो गई। ठीक है, ये इनकी क्या है, मदर टंग। अब सबसे पहली लैंग्वेज हो सकती है इनकी मदर टंग, उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज इनके लिए आएगी वो होगी इंग्लिश एंड थर्ड लैंग्वेज क्या आएगी, हिंदी। यानी कि इन्होंने कहा है कि हमें हर स्टेट के लिए क्या करना चाहिए, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अब समझ में आया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, कि हर रीजन में, हर जितने भी स्टेट्स हैं उसमें उनका एक पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज होगा, वो उस वे में टीचिंग हो सकती है, प्लस उसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि इंग्लिश, हिंदी एंड प्लस रीजनल लैंग्वेज, ये 3 का जो एक फंडा बनाया इन्होंने, एक इक्वेशन सेट किया है, दैट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? तो यही फॉर्मूला यूज हुआ है और इस फॉर्मूले में क्या है, इसमें मतलब एक ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें यूज की जा सकती हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक तो हो गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट, अब जो अगर हम क्लास 6 की बात करें, ये देखो क्लास 6 की बात करें तो एक और लैंग्वेज स्पेशल, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज यूज की जाती है। क्लासिकल लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा एंड संस्कृत, यानी कि ये कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी यूज की जाती है। और ये किस क्लास में होगी, ध्यान रखना, क्लासिकल लैंग्वेज जितनी भी यूज की जाएगी वो क्लास 6 में यूज की जाएगी। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज क्लास 6, डन। तो ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी क्लास में किस लैंग्वेज को प्रेफरेंशियल एक प्रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अब नेक्स्ट लैंग्वेज में क्या है कि माध्यम, यानी कि मिडिल स्टेज जो होती है उसमें एक और एडिशनल लैंग्वेज जो है वो हो सकती है कोई भी फॉरेनर लैंग्वेज। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, देखो फॉरेन लैंग्वेज में आप कोरियन, जापानीज और थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाल, ये सब जो पोर्चुगीज वगैरह लैंग्वेज होती है, रशियन लैंग्वेज। तो कहने का मतलब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि एनईपी ऐसा क्यों कर रही है। भाई आप सब सोच रहे हो कि एनईपी का क्या मतलब है, ये सारी विदेशी लैंग्वेजेस सिखा रही है बच्चों को। भाई फ्रांस, मतलब फ्रांस की जो फ्रेंच है वो, जर्मन, स्पेनिश, देखो इनको इंक्लूड मतलब एज अ एडिशनल लैंग्वेज किया गया है कि अगर सपोज कि कोई भी स्टूडेंट एडिशनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है तो कर सकता है, नो डाउट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। और ऐसा एनईपी ने इसलिए प्रपोजल दिया है क्योंकि क्या होता है, देखिए इंडिया तो चलो, इंडिया में तो लोग काम कर ही रहे हैं, बट अगर
कहीं और जाके भी वर्क करेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर उनका कुछ वोकेशनल काम शुरू हो गया, मान लीजिए कि किसी को जापानी सीखनी है और जापानी उसने अच्छे से कर ली, यानी जापान की भाषा बोलना सीख गया, तो वो अगर कल जापान में जॉब करेगा तो उसको क्या मिल सकती है, उसको जॉब इजीली मिल जाएगी और उसको वहां की मतलब इंडिया में उस चीज की एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ रहे हो इस चीज को? यानी प्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि आउटपुट अच्छा निकल के आएगा उस पर्टिकुलर बच्चे का। तो इसलिए दैट्स वाई क्या किया गया है, हमारी एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ NEP। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें, और ना अभी कोई एग्जाम था टीचिंग का, उसमें पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सी जो है फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है, तो ये याद कर लेना, लिख लेना इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें। देखिए NEP और क्या कहती है, NEP कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट का स्लोगन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। ये स्लोगन भी आ जाता है कई बार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हमारी गवर्नमेंट ने ही दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब कि ये जो डाइवर्स इंडिया है इसमें एक श्रेष्ठता होनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, ये एक तरीके से श्रेष्ठ हो, प्रॉस्पेरस हो, परफेक्ट कंट्री हो, जिसमें अगर कोई बाहर से देखे तो कहे कि मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल कास्ट, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल कल्चर कैन सर्वाइव हियर, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसलिए कंसेप्ट दिया गया है। और इस बात पर क्या बोला गया है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से जो प्रमुख भारतीय भाषाओं की मतलब कहने का मतलब यह है कि जितनी भी हमारी रीजनल स्टेज जितनी भी है, ठीक है, जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेजेस है, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, यानी कि किसी भी रिलीजन के या किसी भी रीजन के कल्चर को डिनाई नहीं किया गया है। तो यही चीज है, यही खासियत है इंडिया की, ठीक है। ये तो हमारा वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है और NEP ने भी ये बात की है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आइए, देखो PYQ में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है NEP को, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग एजुकेटेड इन one's मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी अपनी मातृभाषा में पढ़ाना और शैक्षिक और, ठीक है, तो ये तो कर ही रहा है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा सूटेबल है। नेक्स्ट इज स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। क्या NEP ऐसी कोई बात कहता है? NEP ने अब तक कोई भी ऐसी बात नहीं की है कि इंग्लिश को आप फर्स्ट लैंग्वेज रखो, ठीक है। NEP ने तो इस बात को नेग्लेक्ट किया है, मना किया है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, इसको कट करेंगे। नेक्स्ट वन इज मल्टीलिंगुअलिज्म एज हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, ये भी बात कही है, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म, ये बात तो सही है, ये कही है। और बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट एंड हैम्पर, ये तो बिल्कुल गलत है, बाइलिंगुअल तो उन्होंने कोई शब्द ही यूज नहीं किया है। तो फर्स्ट जो हमारा है कि ये जो फर्स्ट है ना, देखो ये चीज देखिए, बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये पूरी तरीके से नेगेटिव जो है अप्रोच को फॉलो कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी को उसकी मदर टंग में सिखाते हैं तो वो उसके डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल बनेगा, उसके टेक्नोलॉजी, उसका जो एक प्रैक्टिकल माइंड है उसमें ऑब्स्टिकल बनेगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। देखो भाषा कुछ भी हो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपको समझाने का तरीका आना चाहिए। लैंग्वेज कोई भी यूज हो सकती है, तो लैंग्वेज ऑब्स्टिकल नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये तो बिल्कुल गलत है, NEP इसका विरोध करता है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड विल बी टोटली करेक्ट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? बहुत क्लियर सा क्वेश्चन है और इसके क्लियर से आंसर है, ठीक है। इसमें कुछ इफ और बट वाली कंडीशन नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभी पढ़ा है हमने, तो यही आंख बंद करके यही टिक करना है, क्योंकि स्लोगन दिया है, इसमें कुछ इन्होंने कंफ्यूजन नहीं दी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
At the primary level, national education policy proposes dash as the medium of instruction across the nation. यानी कि देखो थोड़ा सा पढ़ना, इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये डिफरेंट लेवल वाला क्वेश्चन है। तो प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल कौन सा है याद करो, 1 to 5 वाला है ना। तो प्राइमरी लेवल पे एनईपी क्या बोलती है कि आप किस लैंग्वेज को अपना मतलब बच्चों का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखो, किस लैंग्वेज में पढ़ाओ 1st to 5th वालों को। तो इसमें हम ना ही हिंदी को करेक्ट कर सकते हैं, ना इंग्लिश ना संस्कृत। इसमें होगी मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज। 1 to 5 में, 1 to 5th क्लास में आप कोशिश करें, एम्फसाइज करें कि टीचिंग किस वे में हो, मदर टंग या उसकी रीजनल लैंग्वेज में फोकस्ड हो, ठीक है, यानी कि उसकी मातृभाषा में सिखाई जाए तभी। अब देखो इंग्लिश की बात है तो चलती रहेगी, है ना, साइड बाय साइड बाइलिंगुअली आप सिखा सकते हो, बट द मेन थिंग इज, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मदर टंग ज्यादा फोकस्ड हो। क्लियर है क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब एनईपी और क्या कहती है? एनईपी कहती है कि जितनी भी हमारी फॉरेन लैंग्वेजेस है जैसे कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज और रशियन, तो ये जितनी भी लैंग्वेज है डैश के रूप में अनुशंसा की गई है। तो इनको क्या बताया गया है? क्या ये थ्री लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है? तो 3 लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 लैंग्वेज में हमने क्या किया था? हमने किया था मदर टंग की थी एक हमने किया था इंग्लिश और दूसरा हमने किया था क्या? हिंदी। तो कोई भी लैंग्वेज नहीं है, इसमें से कट करो इसको। अतिरिक्त भाषाओं, ये कह सकते हैं हम कि एक्स्ट्रा लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में हम याद कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा लैंग्वेज अगर हम ऑप्शन में सीखना चाहे तो कोई कंपल्जन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं वोकेशनल पाठ्यक्रमों। देखो वोकेशनल का मतलब है व्यावसायिक, मतलब जिस ऐसा सिलेबस कराना जिससे क्या हो, मतलब ऐसा उनको सिखाना, कोर्स करवाना जिससे वो वोकेशनल जॉब कर सके, मतलब उस फील्ड में जा सके। तो ये भी नहीं बात किया, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं कहा है नीति ने। नेक्स्ट है कौशल विकास के अंग के रूप में, ये भी नहीं कहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अतिरिक्त भाषाओं यानी कि एडिशनल लैंग्वेजेस सही है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपसे पूछा जाता है, देखो ये जो दिव्यांग यानी कि जो पैरालाइज्ड बच्चे होते हैं उनके अधिकारों की बात की गई है एनईपी में, यानी कि जो स्पेशल काइंड के चाइल्ड हैं, जो मेंटली या फिजिकली या किसी भी तरह से रिटार्डेड है, उनके राइट्स क्या है, क्या उनके अधिकार है, एनईपी क्या कहती है, उसको जस्ट आप फोकस करो और इंपॉर्टेंट भी है ये। चलिए, तो एक एक्ट बना था आरपीडब्ल्यूडी, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी ये दिव्यांग यानी कि जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए बनाया गया था, और इस एक्ट में 2016 में ये चीज बोली गई है कि यह किसको ज्यादा एम्फसाइज करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा को मतलब समावेशी शिक्षा में ये कहता है कि जितने भी नॉर्मल बच्चे होते हैं वो किसके साथ बैठ के सीखते हैं, या फिर जितने भी दिव्यांग या जितने भी रिटायर मतलब जिनका क्या होता है इम्पेयरमेंट होता है, जो दिव्यांग है, पैरालाइज्ड है किसी भी तरीके से, वो बच्चे एक नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इस एजुकेशन को, इंक्लूसिव एजुकेशन को, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है किसमें, एनईपी में। और कौन सा एक्ट बनाया गया है स्पेशली इसके लिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या कहता है ये एक्ट। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनका क्या होना चाहिए, उनके लिए एक इमारती ढांचा यानी कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उस बिल्डिंग में टेक्निक्स बहुत सही यूज हो, तकनीक बहुत अच्छे से हो। देखिए मान लीजिए अब सारे स्कूल्स में नहीं होता ये, पर मैं आपको बता दूं एनईपी ऐसा कहती है कि जितने भी स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाएगा उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो कि अगर कोई पैरालाइज बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ते ही है बच्चे, तो वो क्या करे, उसके लिए आप क्लास जो है वो 1st फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे करवा दो, आप मतलब उसको चढ़ना ना पड़े, या फिर आप ऐसा कुछ करो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हो चुकी हैं, तो आप स्टेयर्स ना करवा के उसका कुछ जैसे व्हील चेयर को करते हैं ना स्लाइड, अभी मुझे उस टेक्निक का नाम नहीं पता है, काफी आपने देखा होगा कि जो पैरालाइज बच्चे होते हैं व्हील चेयर में, तो वो स्टेयर्स तो चल नहीं सकते, तो या तो उनके लिए लिफ्ट हो या फिर कोई पर्टिकुलर टेक्निक हो, तो वो सही है, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर उनके अकॉर्डिंग अगर कर दिया जाए तो अच्छी बात है। और क्या हो सकता है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, और हर स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान। निजी शिक्षक का मतलब ये है, प्राइवेट टीचर का मतलब यही है जो आज का चल रहा है, ठीक है, आज भी प्राइवेट टीचर ही पढ़ा रहे हैं। अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है।
कहीं कहीं पर एक सब्जेक्ट को 2-3 टीचर पढ़ा देते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो जिस सब्जेक्ट में परफेक्ट होता है, मेरा भी मानना यही है कि जो जिस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकता है वही उसको पढ़ाना चाहिए। उसके एडिशनल वो बाकी भी पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बेस्ट यही रहेगा कि एक को एक ही पढ़ाए। नेक्स्ट इज, अब बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन। अब देखो नॉट वाली बात आ गई, यानी कि नेगेटिव वाली। एनईपी किस पर फोकस नहीं करती है, बात सारी ये है। इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन मतलब डिसेबिलिटीज वाले जितने भी बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे जितने भी हैं, जितने बच्चे दिव्यांग हैं, उनसे रिलेटेड एनईपी क्या नहीं कहती है। अब देखो नहीं पढ़ना है, मैं हाँ नहीं पढ़ना है इसमें। फर्स्ट अगर ऑप्शन देखें तो अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड वन-on-one टीचर्स एंड ट्यूटर, कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन, सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। देखो ये तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन तो अभी हमने पढ़ा है कि बिल्डिंग में होना चाहिए ऐसा, और क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए बिल्डिंग का, वन-on-one टीचर्स भी होने चाहिए, यानी कि बच्चों के लिए टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स होने चाहिए। लेकिन स्पेशल एजुकेशन की अभी बात इसमें नहीं की गई, तो स्पेशल एजुकेशन यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ऑन। क्या इस पॉलिसी का किस चीज पर फोकस है, रिजिड करिकुलम, रिजिड का मतलब होता है कि एकदम कठोर सिलेबस, नहीं ये तो गलत है। सेकंड, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, बहुत सारे विषय पढ़ाना और एक साथ पढ़ाना, ये हो सकता है, अभी देखते हैं। लर्निंग टुवर्ड्स फॉर एग्जाम, यानी कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाना, गलत। एडॉप्शन ऑफ समेटिव मेथड्स ऑफ, नहीं। हाफ ईयरली वाला तो कंसेप्ट हमने भी बताया ही नहीं है, हमने क्या कहा था, मतलब एनईपी में क्या पढ़ा है हमने कि क्विजेज होने चाहिए और रेगुलर टेस्ट होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि हमें अलग अलग विषय में अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए और एकीकृत यानी कि होलिस्टिक रूप से पढ़ाना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं, टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम। अब टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम की बात करें, करिकुलम कैसा होना चाहिए, देखो क्लास 6 से ही क्या होना चाहिए कि जो भी सिलेबस है उसमें व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर ना वोकेशनल एजुकेशन होती है, वोकेशनल एजुकेशन जरूरी भी है। देखो अगर आप छोटी क्लासेस से ही मतलब बच्चों को किसी उसमें ट्रेन कर रहे हो, मान लो किसी का माइंड टेक्निकल है, किसी का माइंड आर्ट वाला है, अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो जब उसको ना क्लास 6 से ही समझ में आ जाएगा कि मुझे इस लाइन में जाना है 12th के बाद, मतलब 12th के बाद मैं पर्टिकुलर वही कोर्स करूं जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं और जिसकी मुझे नॉलेज है, जिसमें मैं अच्छा बेटर कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो वो क्या करेगा फिर उसके जरिए वो अपना करियर और अच्छा बना सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्लास 6 के बाद से। नेक्स्ट इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी, मतलब एनईपी देखो कितना बड़ा बड़ा सोच रही है, मतलब अच्छा भी है, ठीक है, गोल कितना ये रहेगा आगे 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 की बात है खैर, लेकिन इंटर्नशिप जैसी चीज जो कि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद करता है, इंटर्नशिप समझ रहे हो आपकी कोई पर्टिकुलर एक कोर्स के बाद, डिग्री के बाद जब इंटर्नशिप दी जाती है तो वो 6th में ही बताने की कोशिश की गई है कि क्लास 6 में वो दी जाए। तो ये चीजें कब तक देखो फोकस हो पाती है हमारे इंडिया में, वो बात की बात है, एनईपी के अकॉर्डिंग आप याद कर लेना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके, यानी कि बात तो सही है, आप सिलेबस नंबर ऑफ चैप्टर्स कम करें और इसे क्या करें, बुनियादी का मतलब बिल्कुल आप एक बेसिक तैयार करें, बेस तैयार करें बच्चों का, कि बच्चे चाहे कम चैप्टर्स पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े। वो उसका कोई फायदा नहीं है कि बैग भर के सारी चीजें जा रही है, बहुत सारे एक एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स है और बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो सिलेबस भले ही कम हो जाए बट कैसा होना चाहिए, बुनियादी होना चाहिए, बच्चे के पढ़ने के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक का मतलब बच्चों को पता लग सके कि अगर वो जो कुछ पढ़ रहा है तो उसकी आलोचना भी हो सकती है और उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, हम कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। खोज आधारित चीजें होनी चाहिए, चर्चा आधारित मतलब डिस्कशन, डिबेट, ये सब एनालाइज कर पाए बच्चा, यानी कि ये सब जो चीजें दी हुई है इसे हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं। बच्चा खुद से करे, खुद से सीखने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा है। और आपने आजकल देखा भी होगा, हमारे टाइम पे ना ऐसे होते थे बैग, मतलब फट ही जाते थे बैग, तो इतने बड़े बड़े बैग लेके जाया करते थे और उसमें बहुत ढेर सारी किताबें और उठाना भारी था। लेकिन आज तो खैर सिलेबस कम हो रहा है थोड़ा बहुत, पहले से तो काफी कम है, हमारे टाइम में काफी ज्यादा बुक्स हुआ करती थी। तो यही चीज है और आगे देखो पता नहीं क्या होगा, ठीक है, आगे और हो सकता है कि सीबीएसई या बाकी सारे बोर्ड अपना सिलेबस और कम करे, तो ये खैर देखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं,
राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक है, यानी कि ये राष्ट्रीय का मतलब ना यहाँ पे एनसीईआरटी की बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी भी फोकस किया जाता है, चाहे यूपी बोर्ड का स्कूल हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो, एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ाई जाती है। वैसे यूपी बोर्ड वाले तो स्टेट बोर्ड की पढ़ाते हैं ज्यादातर, एससीईआरटी की, चलो मैं लिख दे रही हूँ, एससीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ही ऑल इंडिया लेवल पे चढ़ती है। अब एनसीईआरटी क्या कहता है, इसकी बुक्स कैसी होनी चाहिए, तो करिकुलम यानी सिलेबस जो है वो कैसा होना चाहिए, लचीला। देखो लचीला क्या होता है यहाँ पर, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत बड़ा सा चैप्टर गिवन है और उसमें समझ कुछ नहीं आ रहा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है और जी ठीक है एनसीईआरटी की बुक्स चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस कम हो और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, रट कर सीखना ना पड़े, ऐसा बढ़िया सा हमारा कंटेंट होना चाहिए कि रटना ना पड़े, रोट लर्निंग ना करनी पड़े, और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव, ये तो देखो एक अलग बात है ही, ठीक है। एनसीईआरटी में भी अलग अलग पब्लिशर्स ने अलग अलग बुक्स छाप दी है। अब देखो आज के टाइम में क्या होता है कि 8th क्लास तक अलग अलग पब्लिशर्स की बुक चलती है, होती वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है बट वो अलग अलग चलती है। बट 9th के बाद 9 to 12 एनसीईआरटी ज्यादा चलता है और 11th 12th में कुछ साइड बुक्स भी चल जाती है, 10th 11th 12th में। चलिए तो ये बात है, ये एनसीईआरटी के रिगार्डिंग किसने बोला है, एनईपी ने। तो थोड़ा सा मैं मतलब सोच सकती हूँ कि आपको लग रहा होगा चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, हम छोड़ नहीं सकते थे। जो छोड़ने वाली चीज है वो मैंने बता दी है, क्योंकि ये अभी देखो साथ साथ हम जो पीवाईक्यू करते हैं उससे हमें समझ भी आता है कि हाँ हम वाकई में क्या कर रहे हैं, हम अच्छे से लर्निंग कर पा रहे हैं। आप कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो अपने आप से, ताकि आपको भी पता लगे और हमें भी पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहता है, बिल्कुल कहता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, ये तो नहीं कहता, गलत। डी कंटेक्स्ट, देखो ये तो बात बिल्कुल गलत है, कंसेप्ट कैसे खत्म करें। रोट लर्निंग, ये तो मैंने अभी बताया, तो क्लियर सी बात है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है, लचीलापन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो प्रोग्रेस कार्ड की अगर बात करें, अभी है क्या, बेसिकली ना ये रिजल्ट है। अच्छा एक हमारे टाइम का रिजल्ट आता था, ठीक है, हमारा कोई किसी भी क्लास का रिजल्ट अगर आप उठा के देखें अपना पुराना, तो उसमें क्या है, उसमें लिखा होता था कि भाई थ्योरी में इतने हैं, प्रैक्टिकल में इतने हैं, बात खत्म, और ओवरऑल एक एवरेज स्कोर दे दिया गया, ठीक है। आजकल का रिजल्ट उठा के आप देखोगे, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वगैरह का, उसमें छोटी से छोटी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, बच्चे का कैरेक्टर, बच्चे की मोरालिटी, बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, बच्चे ने कितना परसेंट किस चीज़ में काम किया है, यानी कि प्रोग्रेस कार्ड में अलग अलग फील्ड में उसको अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो प्रोग्रेस कार्ड ये सब एनईपी के अकॉर्डिंग चलता है, जो आज हो रहा है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। अब एनईपी क्या कहती है, देखो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सभी स्कूल के स्टूडेंट जो होते हैं उनको स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर क्या किया जाता है, पेरेंट्स को दिए जाने वाला जो प्रोग्रेस कार्ड यानी कि रिजल्ट है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये रिजल्ट बनाया है बच्चे का, तो इसमें क्या है, एक तरीके से तो उसका फिजिकल का रिजल्ट लिखा है, एक तरफ उसका कैरेक्टर का लिखा है कि उसका चरित्र कैसा है, फिर उसका ये लिखा है कि वो फलाना सब्जेक्ट में कितना अच्छा है, तो इस और बाद में लिखा होगा कि ये थ्योरी के नंबर है भाई और ये प्रैक्टिकल के नंबर है, ठीक है। यानी कि देखो बाद मेन वाली चीज तो बाद में लिख दी, और कोई नहीं, ये आजकल का टाइम है, जनरेशन है, तो बच्चे को पता भी रहता है कि अगर वो हर फील्ड में अच्छा रहेगा, उसके देखो रिपोर्ट कार्ड से जब वो देखेगा ना कि मेरे पेरेंट्स के पास ये रिजल्ट जाएगा और मेरे पेरेंट इस चीज को देखेंगे, तो गलत हुआ तो भाई माँ बाप फिर तो बढ़िया डांट पड़ेगी ना, तो वही चीज है। इसलिए ठीक भी है, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि ऐसी चीजों को अगर बच्चा देखेगा कि पेरेंट्स जब मारेंगे, अच्छा रिजल्ट ना हुआ या सारी चीजें अच्छी ना हुई, तो इससे अच्छा है कि हम हर फील्ड में अच्छा करने की कोशिश कर लें, यही तो होता है। तो इस तरीके का प्रोग्रेस कार्ड है और बढ़िया प्रोग्रेस कार्ड है ये, और ये किसने दिया है, ये दिया है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। क्लियर है, ठीक है। ये बार बार टेक्निकल ग्लिच आता है और कोई भी बटन क्लिक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्रेस कार्ड, अच्छा ये सब मैंने बता दिया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोग्रेस कार्ड क्या है, एक 360 डिग्री का एक कंप्लीट कार्ड होता है। 360 डिग्री का मतलब यहाँ पे ना आप मैच मत लगा लेना, 360 का मतलब क्या, ये देखो ये सर्कल पूरा कंप्लीट होता है ना, तो 360 का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसका हर तरीके का विकास, यानी कि उसके हर तरीके का विकास कैसे हुआ है, उस चीज को कार्ड में दिखाया जा रहा है।
समझ रहे हो आप, रिजल्ट में दिखाया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और हो भी कैसे रहा है, ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, ठीक है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग बात है। और सभी स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, देखो बच्चा कॉग्निटिव उसका यानी कि संज्ञान का, उसके इमोशंस का, उसके साइकोमोटर डोमेन, हर चीज का एनालिटिकल रिजल्ट है ये, मतलब विश्लेषण करके सब कुछ चीजें रिजल्ट में दी जाती है। स्टूडेंट्स की विशेषताओं, मतलब ये सब बता दिया मैंने आपको कि इस तरीके से प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू एनईपी। अब यह रिपोर्ट सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट के समावेश की भी बात करती है, यानी कि उसने ग्रुप में क्या सीखा है, पीयर असेसमेंट मतलब ग्रुप में क्या लर्न किया है, और खुद का उसका क्या पावर रही है, खुद वो कितना पानी में था, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में उसने क्या सीखा है। तो अच्छी बात है, ये प्रोग्रेस कार्ड है, इसको आप पढ़ लेना पेपर में कैसे कैसे आता है। चलिए आगे हम बस इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What should the holistic 360 degree multi-dimensional progress card proposed in the national education policy reflect? मतलब ये जो प्रोग्रेस कार्ड अभी जो समझा है ना इतने अच्छे से, उस प्रोग्रेस कार्ड का रिफ्लेक्शन क्या पड़ता है बेसिकली, इन चारों में से क्या है। तो पहला देखो, कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, मतलब कि जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट से कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये देखना। चलिए अभी देखते हैं। सेकंड वाला, प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। थर्ड, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग, लेबल करना, प्रोग्रेस कार्ड का मतलब लेबल करना नहीं होता, ये तो एक वो बात, आप कोई उसको भविष्य के लिए लेबल थोड़ी करोगे कि तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा रिजल्ट ऐसा है, तो ये बात तो वैसे ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट कंप्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन। ये भी चीज हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के इस रिजल्ट को देखकर पेरेंट्स पेरेंट्स को नीड है कि कहाँ काम किया जाए, ठीक है, लेकिन इस रिजल्ट से पेरेंट तो काम करेगी पर टीचर ज्यादा काम करेगा, तो ये भी कुछ हद तक ही सही है, बाकी गलत है। तो अभी हमने पढ़ा था ना प्रोग्रेस कार्ड में क्या शो होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, हर तरीके का उसका फील्ड उसमें गिवन होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये सारा जो था हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका नाम था क्या, एनईपी 2020। बहुत अच्छा चैप्टर था और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, कंसेप्चुअल काफी ज्यादा था, इसमें इतना ज्यादा आपको फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट पूरा 2 पार्ट्स है इसके, ठीक है, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट दे दिया गया है और सेकंड पार्ट ये अब हो चुका है, तो दोनों पार्ट्स को आप प्रॉपरली देखना बिना स्किप किए वीडियो को, और नोट्स प्रॉपर बनाना, तो ही आप इसके पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और कोई चीज आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो, क्वेश्चन में पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए विदाउट हेजिटेशन, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी। एक जो रिकैप हम ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया है, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हमने पढ़ा है पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है, और वाइगोत्स्की की थ्योरी। हमने जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की, जो बाल विकास के स्टेजेस है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस हमने अच्छे से किया है, यानी समाजीकरण कैसे होता है, मतलब जितने भी अब तक टॉपिक्स हो गए हैं उनमें से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। 30 मार्क्स का देखो एग्जाम होता है सीडीपी का, मतलब 30 मार्क्स का एग्जाम का मतलब 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। सीटेट में तो देखो 30 का आता है, बाकी अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। अब जैसे ये रेलवे टीचिंग वैकेंसी आई है, इसमें क्या है, इसमें सीडीपी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी साइकोलॉजी, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, बाकी उसमें कुछ हद तक ही हेल्प करेगी ये वाली वीडियो, ज्यादा हेल्प नहीं करेगी अगर आप रेलवे टीचिंग के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे टीचिंग में जो पार्ट पूछा जा रहा है वो साइकोलॉजी है, सीडीपी नहीं है, ठीक है। तो इन वीडियो से आपको रेलवे का तो खैर नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो रेलवे टीचिंग के लिए भी बैच बनाया जा सकता है, बाकी वो आपके ऊपर है। और ठीक है, हम ऐसे ही चलते रहेंगे, अच्छे से समझते रहेंगे कॉन्सेप्ट को, प्रीवियस ईयर करते रहेंगे, ताकि बेटर तरीके से आप बिना ज़्यादा बुक यूज़ किए आप अच्छे से अपना टाइम बचा लो और अच्छे से अपना रिजल्ट निकाल लो, और कोई मोटिव हमारा नहीं है। तो एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में आपको सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी, बाकी सारी सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको दे दी जाएगी, कोई डाउट है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, और अच्छे से जोश के साथ बने रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।